Welcome to Vivek Medical Education, and today we will discuss regarding myasthenia gravis. myasthenia gravis नर्वस सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन है। तो इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी नोट्स हैं वो हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। इट इज एन autoimmune disease that leads to fluctuating muscular weakness and fatigue that worsens with exercise and improve with rest। जो ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है और ये फ्लक्चुएटिंग मस्कुलर वीकनेस, इसमें जो है ये फ्लक्चुएटिंग जो है मस्कुलर वीकनेस होती है। फटीग दैट वर्सन, और फटीग होगा दैट वर्सन विथ एक्सरसाइज, और ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाएगी एक्सरसाइज के साथ में। एंड इम्प्रूव विथ रेस्ट, अगर एक्सरसाइज करोगे तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस है डिजीज की जो स्टेज है और बढ़ेगी, अगर रेस्ट करोगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगी। It is caused by a breakdown in the normal communication between nerve and muscle। ये डिजीज तब होती है जब मसल का और रिलेटेड नर्व का जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं होता है, ब्रेकडाउन होता है, तब ये डिजीज कॉज होती है। अब ये डायग्राम में समझाया गया है, इधर दिया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस अगर है तो इसमें देखो सबसे नीचे सब कुछ नर्व सेल नॉर्मल है, एसीएच रिसेप्टर दोनों तरफ नॉर्मल है। फिर इधर लिखा है रिड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो इधर बहुत कम है, छोटा छोटा दिख रहा है। इधर देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा तो एक्सरसाइज के साथ में क्या माइस्थेनिया ग्रेविस काज होगा। रेस्ट करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होकर मसल कॉन्ट्रैक्शन सही हो जाएगा, आ जाएगा। इसका कॉज क्या है, मेन कॉज इसका अननोन है, इडियोपैथिक, एजिंग फैक्टर। और जब भी कॉज लिखना, जब कॉज आपके पास दो तीन हो तो साथ में रिस्क फैक्टर हेडिंग लगा के अननोन कॉज इडियोपैथिक कैसे हो गया, एजिंग फैक्टर हो गया, इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया, एल्कोहलिक पेशेंट हो गया, स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सब लिख सकते हो। लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ये मेन है, लॉस ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब होता है जहां से न्यूरॉन इंडिंग पार्ट होता है ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जहां से न्यूरॉन का इंडिंग पार्ट होता है वहां पे इसका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का लॉस हो जाना। कॉमन साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होगा, ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लोली और एमलेसली मूवमेंट, जो मूवमेंट है बहुत कम हो उसको ड्रिफ्ट बोलेंगे। ऑकुलर सिम्टम्स ऑकुलर मतलब रिलेटेड टू आई हो गया, तो पटोसिस लिखा है। और डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, और पटोसिस का मतलब हो जाए जो अपर आईलिड होती हैं उनका नीचे तरफ लटकना, ड्रूलिंग होना आईलिड का, उसको बोलेंगे पटोसिस, PTOSIS। फेशियल मसल वीकनेस होंगी। डिस्फोनिया, इसमें लिखा है डिस्फोनिया, तो इसमें डिस्फोनिया का मतलब होता है एबनॉर्मल वॉइस, जो वॉइस है वो एबनॉर्मल होगी। च्यूइंग एंड सैलोइंग मसल वीकनेस, जो चबाने की और सैलो करने की मसल हैं निगलने की वो वीक होंगी। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन सैलोइंग। रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस का मतलब डायफ्राम से है इसमें। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में मतलब क्या क्या करेंगे इसको डिटेक्ट करने के लिए, डिजीज कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल एंड रिलेटेड नर्व। जब जैसे देखो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो मायो मीन्स मसल रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड मसल हैं वो और उनके रिलेटेड नर्व हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाना इलेक्ट्रोमायोग्राफी में आता है। जैसे कार्डियोग्राफी में हार्ट का आता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में ब्रेन का आता है, वैसे मायोग्राफी में मसल का और स्केलेटल सिस्टम का आएगा। सीरम टेस्ट फॉर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, सीरम टेस्ट करेंगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर और एंटीबॉडीज के लिए। सिटी स्कैन बताइए, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी कोलिनर्जिक कोलिनेस्टरेज एजेंट, इसमें एग्जांपल है नियोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन। इसमें जैसे मैनेजमेंट जब किसी डिजीज कंडीशन का लिखना है तो इधर साइन सिम्टम देखो, साइन सिम्टम किस हिसाब से अगर मैनेजमेंट ना याद रहे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख के, जैसे मसल वीकनेस है तो इसके लिए क्या दोगे, डिस्फोनिया है तो स्पीच थेरेपी, और इस हिसाब से क्या कर सकते हो तो ऐसे याद रखना। कार्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस दी सीरम आर्च लेवल, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हर डिजीज कंडीशन में लिख सकते हो। अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक, पेन है तो एनाल्जेसिक, ऐसे अटेम्प्ट करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, थायमेक्टमी थायमस से रिलेटेड है। थायमेक्टमी तो ये रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड।
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, फटीग रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। रिस्क, इसमें ये नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी है, रिस्क फॉर रेस्पिरेशन रिलेटेड टू, ये हेडिंग गलत पड़ी थी, रिस्क फॉर रेस्पिरेशन रिलेटेड टू मसल वीकनेस ऑफ फेस एंड टंग, सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू डिमिनिश्ड स्पीच कैपेबिलिटीज एंड इंक्रीज सिक्रेशन। तो इस डिजीज कंडीशन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, स्क्रीनशॉट इनकी ले लेना। इसमें हेडिंग मैंने लिखा है वो पैथोफिजियोलॉजी मैंने नहीं लिखा है। तो पैथोफिजियोलॉजी में जब कोई डिजीज कॉज हो रही है तो उसका मेन कॉज इसका क्या है, अननोन है। अगर आप एजिंग उठा के लिख रहे हैं तो लिख दो एजिंग। फिर उसमें साइन सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें जो मसल वीकनेस हो रही है, तो मसल वीकनेस क्यों होगी, एज के हिसाब से मसल वीकनेस होगी। एक्सरसाइज को कम करना है, ब्रेक डाउन इन नॉर्मल कम्युनिकेशन, नर्व और मसल का जब कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा तब डिजीज कॉज हो रही है। लास्ट में वो डिजीज कंडीशन लिख दो। तो 4-5 स्टेप में इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप आराम से बना सकते हैं।